हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ग्लूमी इवनिंग्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए, आपको मज़ा आएगा। आज की स्टोरीज एक कंपाइलेशन वीडियो है। अब तक की सबसे डरावनी कहानियाँ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। मेरा नाम महेश है और मेरी उम्र 36 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी आप सब तक पहुँचाई। यह घटना मेरे पूरे परिवार के साथ घटी थी। इस घटना में मैंने अपने छोटे बेटे को खो दिया। इसकी शुरुआत अगस्त 2017 से हुई थी। तकरीबन 10 दिन तक यह घटना मेरे साथ घटी। हुआ यूँ कि एक दिन मुझे कोलकाता माल पहुंचाना था। मैं वैसे अपने असिस्टेंट बिंटू के साथ ट्रक चलाता था, पर बिंटू की पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो थोड़े दिनों के लिए मुझे ही ट्रक चलाना पड़ा। मैंने कोलकाता में माल पहुंचाया। कोलकाता माल पहुंचाकर मैं अपने घर के तरफ निकल पड़ा। कोलकाता से बाहर निकल के मैं कच्चे रास्ते पर आया। रास्ता वैसे ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। मैं अपनी ट्रक चलाते चलाते जा रहा था। मेरे ट्रक के सामने एक ऑटो थी। तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस ऑटो वाले ने मुझे साइड नहीं दी। मैं वैसे ही चलाने लगा। मैं जब हरियाणा से कोलकाता माल पहुंचाने आया तो मैं रास्ते में सोया नहीं था और कोलकाता से भी माल डालकर डायरेक्ट निकल चुका था। थोड़े सेकंड्स के लिए मेरी आंख हल्की सी लग गई। उतनी ही देर में मैंने मेरे सामने जा रहे ऑटो वाले को ज़रा सा ठोक दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारी और ऑटो वाले के पास गया। उस ऑटो में एक काले कलर की साड़ी पहने एक औरत थी। लगभग 60-70 साल की औरत होगी। उसके पास काला जादू करने का सामान था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सारी चीज़ें बाहर गिर गई थी। उस ऑटो वाले ने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। वो औरत मुझे ही घूर रही थी। मैंने थोड़ा गुस्से में ऑटो वाले पे चिल्ला दिया, क्योंकि उसने शराब पी थी। सोचा कि उसकी गलती निकालता हूँ। गलती से मैंने उस औरत को भी 2 बातें कह दी। शायद वो मेरे जिंदगी की बड़ी गलती थी। उस बुढ़िया ने एक लकड़ी जैसा मेरे सामने फेंका और बोली कि 10 दिन के अंदर तेरे साथ बहुत गलत होगा, तू भी कुत्तों की मौत मरेगा। मैं वैसे इन सब में मानता नहीं था। उस औरत को और गाली देके ऑटो वाले को 5000 देके मैं अपने रास्ते निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ये पुलिस वाले मामलों में पड़ूं। मैं अपने घर पहुंच गया। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों चुप बैठे हैं। क्या बोलता मैं मेरी पत्नी को। वो पहला दिन था। उस दिन मुझे चक्कर आया। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन रात को हम घर आए। रात का खाना खा के हम लोग सो गए। रात के 2 बजे मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे नींद में अपने चेहरे पे औरत के बाल फील हो रहे थे। मैंने सोचा कि यह मेरी पत्नी होगी, पर नहीं। जब मेरी आँख खुली तो कोई नहीं था और मेरी पत्नी सोई हुई थी। दूसरी रात और तीसरी रात को भी ऐसे ही चलते रहा। चौथी रात के दिन रात के 3:30 बजे मेरी आँख किसी के पैरों की आहट से खुली। कोई औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे चक्कर काट रही थी। जैसे ही मैं उठा वो गायब हो गई। मैंने सोचा मैंने पक्का सपना देखा है। मैं उस बूढ़ी औरत की बातों के बारे में भूल गया था। मैंने मेरी पत्नी से यह सब कुछ शेयर किया, पर उसने भी कहा कि उसने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी और शायद मैं सपना देख रहा था। 7वीं रात के दिन हद ही पार हो गई। रात के 12 ही बजे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे मेरे हाथ पे अचानक से दर्द होने लगा। मैंने मेरे हाथ को उठाने की कोशिश की, पर नहीं उठा पाया।
मैंने जब आँख खोली तो वही औरत मेरे छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक से वो गायब हो गई। मेरी जान में जान आई। अगले दिन देखा तो मेरे बॉडी पे नाखूनों के निशान थे और मेरी बॉडी इतने दिनों से सूख रही थी। अब मेरे घर वाले सीरियस हो गए थे। जब मैंने उनको उस औरत के बारे में बताया तो वो शॉक हो गए। अब तो उन्होंने बोला कि बाबा के पास जाते हैं। हम गए थे पर बाबा ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो जगह। सिद्ध बाबा ही इसका निवारण कर सकते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों को लेकर ट्रक से ही उस जगह पर जाने को निकल गया क्योंकि मेरे मामा वहीं रहते थे। सोचा बच्चों को वहीं छोड़ के सिद्ध बाबा के पास चला जाऊंगा। हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे गए होंगे कि मेरा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। मैं नीचे उतरकर देखना चाहता था पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। मेरे बच्चे भी अब डरने लगे थे। क्या करे, उतरकर देखना तो था। नीचे उतरकर देखा तो ट्रक में कुछ खराबी नहीं थी। एकदम से मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ एकदम से ज़्यादा हो गई। मेरी बीवी बच्चे अब रोने लगे थे। मुझे लगा मैंने बड़ी गलती कर दी। वो औरत एकदम से मेरे सामने आई। उसको देख के मैं डर गया। मेरी बीवी उसको देख के बेहोश हो गई। मेरे बड़े लड़के ने उसे देखा और वो डर कर भागने लगा। मेरा छोटा लड़का 6 साल का था। वो उसको देख के वहीं ठहर गया। वो औरत ने मुझे कुछ किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे छोटे लड़के की लाश मेरे सामने पड़ी है और मेरे बीवी और बड़ा बच्चा वहाँ खड़े होकर रो रहे थे। हम दिल पे पत्थर रख के मेरे बेटे की लाश को लेकर बाबा के पास गए। उन्होंने झाड़ फूँक करके बोला कि वो औरत ने तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल को छोड़ दिया था। जब तक वो किसी को मारती नहीं तब तक वो नहीं जाती। उसकी बलि तुम्हारा बेटा चढ़ गया। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी बाहर जाइए तो ध्यान रखिए, ऐसा किसी से लड़िए मत। क्या पता उस इंसान की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए। केरला के एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइव करना जितना मुश्किल है उतना ही डरावना। मेरे साथ 3-4 भूतिया घटना घट चुकी है। उनमें से एक घटना ऐसी थी कि वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट मुदस्सिर चाचा काम करते थे। वो मुझसे 10 साल बड़े थे। ये बात जनवरी 2020 की है। हमें पंजाब माल पहुंचाना था। हमारे सेठ जहां हम काम करते थे वो थोड़े गुस्से वाले थे, इसलिए हम टाइम पे ही माल पहुंचा देते थे या फिर उससे पहले। उस रात को माल लोड करके मैं और मुदस्सिर चाचा दोनों पंजाब के लिए निकल गए। वैसे थोड़ी थोड़ी ठंड जैसा मौसम था। रास्ता भी साफ था क्योंकि हमने हाईवे पकड़ी थी। रास्ता 3 दिन का था। हम लोग का पहला दिन तो अच्छे से गुजर गया। बाद में हम लोग पंजाब अच्छे से पहुंच गए। 3 दिन के बाद हम लोगों ने वहां पहुंचकर रेस्ट किया। दूसरे दिन शाम को हमें घर के लिए निकलना था क्योंकि पंजाब से माल फिर से लोड करके केरला भी जाना था। चाचा बोले, अरे महेश, थक गए हो क्या? मैं बोला, हाँ चाचा, मुझे थोड़ी थकान जैसा महसूस हो रहा है। हम लोग उस रात को ट्रक में ही सो गए। दूसरे दिन हम लोगों ने पंजाबी खाना खाया और थोड़ा पंजाब में घूमा। घूमने के बाद शाम तक हम लोग हमारे ट्रक के पास आ गए। वहाँ एक
पंजाबी ढाबा था। शाम में थोड़ा खाना खा के हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। हमें 3 दिन में पहुंचना था। हम लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि हमारा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। इंजन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैंने चाचा को बोला कि चाचा, आप ट्रक का दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहिएगा, मैं कोई मैकेनिक को लेके आता हूँ। वो बोले, बेटा ज़रा संभाल के जाना। मैंने देखा कि वहाँ से एक कार गुज़र रही थी। मैंने उस कार वाले से लिफ्ट मांगी। मैं मैकेनिक के पास पहुँचा। मुझे 1 घंटा लगा वहाँ पहुँचने तक। मैं जब मैकेनिक को वहाँ लेके पहुँचा तो चाचा सोए हुए थे। जब मैकेनिक ने चेक किया तो बोला कि टाइम लगेगा। जब मैंने ये बात मेरे सेठ से कही तो वो गुस्सा हो गए, जैसे कि ट्रक खराब मैंने ही किया हो। उन्होंने ये बोला कि 2 दिन में आ जाना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। मैकेनिक बोला कि कल शाम तक ट्रक ठीक नहीं हो सकती। मैंने मन में सोचा कि नौकरी तो हाथ से ही गई। दूसरे दिन शाम को जब ट्रक ठीक हो गया तो हम लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए। दूसरे दिन शाम तक हमारा सफ़र अच्छे से चल रहा था। हमें एक आदमी मिला। उसने ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने सोचा रास्ता सुनसान है, शायद ये चोर हो सकता है। मैंने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ी लगी तो निकल जाऊंगा, इसलिए मैंने ट्रक तो रोक दिया, पर ट्रक की इंजन चालू थी और दरवाज़ा भी बंद रखा। वो आदमी मेरे पास आया और बोला कि उसे कुछ आगे छोड़ दे, हम लोग। दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। मैंने उसे बिठा लिया और मुदस्सिर चाचा ने भी हाँ कह दिया। पर जैसे ही वो आदमी ट्रक चढ़ा और थोड़ा आगे गए, उसने बोला कि भाई साहब, मैं यहीं उतर जाऊंगा, ट्रक रोक दीजिए। मैंने बोला, क्या हुआ भाई? वो बोला, कुछ नहीं, बस यही उतरना था मुझे। पर वो जगह नहीं थी जो उसने चढ़ते वक्त बोली थी। मैं भी थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी ज़्यादा ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक से ट्रक में मोगरे के फूल की खुशबू आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि ये खुशबू कहाँ से आने लगी। थोड़ा आगे गए होंगे कि चाचा कुछ खुशफुसा रहे थे। और अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। मैंने ट्रक रोक दिया। मैं जंगल जैसे इलाके में आ गया था। चाचा ने बोला कि नीचे उतर। मैंने सोचा चाचा मजाक कर रहे होंगे। मैं भी नीचे उतर गया। जब नीचे उतरकर मैंने चाचा के पैर को देखा तो मैं घबरा गया। चाचा के पैर उल्टे थे। वो देख के मैं डर गया। मैं सोच में पड़ गया कि आज क्या होगा मेरा। मुझे लगा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा। वो चुड़ैल थी जो चाचा के रूप में थी, तो फिर चाचा कहाँ थे? मैं ये सोच के पागल हो रहा था। वो चुड़ैल अब अपने रूप में आ चुकी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं कुछ बोलता, उसने उससे पहले मेरे मुंह पे उसके नाखूनों से वार कर दिया। मैं तो खून से लथपथ हो चुका था। वो बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अगली बार आया तो मार डालूंगी तुझे। उसने मुझे धक्का मारा और मैं वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तब मुझे मेरे पत्नी से ये खबर मिली कि चाचा मर गए हैं और उनकी लाश कटी फटी हालत में एक पेड़ पे लगी हुई पुलिस को मिली। डिस्चार्ज होते ही मैं पंडित जी के पास गया। वो बोले कि मैकेनिक लेने गए थे तो चाचा ने एक पेड़ के पास जाके टॉयलेट किया था। चुड़ैल वही रहती थी। उसकी वजह से चुड़ैल को गुस्सा आ गया। उसने चाचा को वही मार दिया और
ट्रक में मांस देख के वो चाचा का रूप लेके तुम्हें मारने आ गई। तुम्हें वो मारने ही वाली थी, पर तुम भगवान की कृपा से बच गए। मेरा झाड़ फूँक किया गया और पंडित जी ने मुझे काला धागा दिया और बोला कि तुम अब ठीक हो जाओगे पूरी तरीके से। तब जाके मैं ठीक हो पाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघुनाथ है और मैं तेलंगाना के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 40 साल की है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे एक असिस्टेंट है, उनका नाम हरीश अन्ना है। हम दोनों मिलके ट्रक चलाते हैं। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी को सबके साथ शेयर किया। यह घटना मेरे साथ निज़ामाबाद से औरंगाबाद जाते हुए घटी थी। आज भी वो घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना मेरे साथ जनवरी 2010 में घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे औरंगाबाद माल पहुंचाना था, पर उससे पहले मुझे माल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पहुंचाना था। उस दिन सुबह मैं और हरीश अन्ना दोनों मिलके गुंटूर की ओर निकल पड़े। भले ही जनवरी का महीना था, पर ठंड एकदम कड़ाके की थी और सुबह होते ही कोहरे की वजह से ज़्यादा नहीं दिखता था। सफ़र कुछ दिनों का था। हम लोग गर्म कपड़े लेके निकले थे। हम लोग गुंटूर पहुंच गए। हमें वहाँ माल लोड कर लिया। हमने वहाँ माल उतार दिया। फिर हमारे सेठ का फ़ोन आया कि हमें तुरंत वहाँ ऑफिस में पहुँचना होगा। हम लोग माल उतार के फिर हमारे ऑफिस निकल गए। वहाँ हमें दूसरा ऑर्डर मिला था जो कि कोपरगांव पहुँचाना था। हम लोग वो माल भी लेकर औरंगाबाद की ओर निकल पड़े। आप लोग जो ट्रक ड्राइवर है उनको पता होगा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में जब काम होता है तो बहुत होता है और आराम के नाम पे कुछ नहीं मिलता। हम लोग तकरीबन 2 बजे निज़ामाबाद पहुँचे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी। ठंड बहुत पड़ रही थी, मानो अगर बाहर निकलेंगे तो हमें जमा देगी। हमारे ट्रक के दरवाजे से हवा अंदर आ रही थी। मैंने एक छोटा कपड़ा लेके वहाँ दबा दिया और गरम कपड़े पहन लिए। हम लोग निज़ामाबाद से थोड़ा आगे निकलकर अशोक सागर के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। नदी के पानी की वजह से ठंड और ज़्यादा हो गई थी। अगर आपको पता हो तो ये इलाका एकदम पहाड़ी और जंगली टाइप का है और पता नहीं उस दिन गाड़ी के नाम पे रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे गए। मस्जिद क्रॉस करके 2 किलोमीटर आगे गए होंगे कि हमें कोई गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पास जाने पर पता चला कि वो एक औरत है। वैसे वो इलाका सेफ था। कुछ डर लगने जैसा वहाँ कुछ भी नहीं था, तो चोर चकारी जैसा कुछ दिमाग में नहीं आया। वो औरत गोद में बच्चा लेकर रोकने का इशारा कर रही थी। हमने सोचा सुनसान इलाका है, शायद अपने पति से झगड़ा करके आई होगी। मतलब ऐसे ही तुक्का लगा रहा था मैं। हरीश अन्ना की एज 60 साल के ऊपर की थी। उन्होंने बोला कि गाड़ी रोक दे। मैंने गाड़ी रोकी। वो औरत बोली कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वैसे मैं इस रास्ते में बहुत बार आ चुका हूँ, पर हॉस्पिटल जैसा कुछ मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा खैर होगा कहीं अंदर। वो बोले कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दे। हमने उसे बिठा लिया। सोचा अकेली औरत है, आधी रात में कहाँ जाएगी। वो औरत मेरे और हरीश अन्ना के बीच में बैठ गई थी। उस औरत के बॉडी से कुछ अलग ही बदबू आ रही थी। पता नहीं, कुछ अलग ही सड़ी हुई बदबू थी। मैंने सोचा शायद खेत में काम करती होगी, इसलिए बदबू आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़ने लगे। हम लोग
तकरीबन 6-7 किलोमीटर गए होंगे कि थोड़ा जंगली और पहाड़ी इलाके जैसा कुछ आया। वो औरत बोली कि हम लोग गाड़ी साइड में रख दे। मैं बोला कि बहन जी, यहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, आप यहाँ रोकने को क्यों कह रहे हो। वो बोली कि उसे बाहर जाना है। मैं समझ गया कि शायद इसको वॉशरूम जाना होगा। हरीश अन्ना कुछ इशारों में मुझे कहने का ट्राई कर रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाया। एक तो ठंड बहुत थी और ऊपर से दरवाज़ा खोलना बंद करना, इसमें ठंड और ज़्यादा लग रही थी। वो बोली कि भाई साहब, मेरे बच्चे को आप पकड़ना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हम लोगों ने ट्रक थोड़ा रोड के नीचे उतार कर रोक दिया। मैं कड़ाके की ठंड में नीचे उतरा और उस औरत का बच्चा पकड़ लिया। इलाका बहुत ही डरावना था, ऊपर से ठंड और अंधेरा बहुत था। उस दिन शायद चांद भी नहीं था। वो औरत को गए अब 10 मिनट हो चुके थे। वो कहीं झाड़ियों में अंदर चले गई थी। मैंने हरीश अन्ना को कहा कि अन्ना, इस औरत को गए बहुत टाइम हो गया है। ये बच्चा हमें थमा के ये औरत कहाँ चली गई होगी, कुछ लफड़ा तो नहीं होगा ना। अन्ना बोला, नहीं रे, चिंता मत कर, जाके देख वहाँ पे वो औरत है या नहीं। अगर नहीं रही तो हम लोग पुलिस को फ़ोन कर देंगे। मैं सोचा अगर मैं जाऊंगा तो कैसा होगा, क्योंकि इन चक्करों में मैं फंसना नहीं चाहता था। पर फिर भी क्या करता, मैं चले गया। वो बच्चा भी शांति से सो रहा था। अन्ना को वही ट्रक में छोड़कर मैं चले गया। मैं झाड़ियों में अंदर जाता ही गया, पर मुझे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर गया होगा। वो बच्चा भी जा गया था और अलग ही हंसी हंस रहा था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक जंगली इलाके में मैं अकेला और ऐसी बच्चे की हंसी में आपकी हालत क्या होगी। मुझे अब डर लग रहा था। वो बच्चे का वज़न भी अब बढ़ गया था। मैं वहीं बैठकर उस औरत का इंतज़ार करने लगा। मैं ऐसे ही इंतज़ार करते करते 15 मिनट हो गए थे और अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। मेरी धड़कनें अब तेज़ हो गई थी। वो एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसके बहुत बड़े बाल थे, आँखों की जगह गड्ढे थे। वो ज़ोर से हंसी। वो बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा होकर एक बकरी के बच्चे जैसा हो गया था। मैं बहुत ही डर गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। उस औरत ने मुझे पकड़ लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते, पहले तो कंधे पर हाथ रख देना और फिर ऊपर से इतनी डरावनी आधी रात में चुड़ैल को देखना। मैंने सोचा आज मैं मारा जाऊंगा। वो औरत हंसते जा रही थी। मैं भागने लगा। मैंने शायद उतना स्पीड से कभी नहीं भागा होगा। वो औरत मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, पर मैं रास्ता भटक गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मेरे पीछे आ रही थी। उसने मेरा सर पकड़ लिया और मेरे बाल उसके हाथ में आ गए थे। मैं जान बचाकर
वहाँ से रोड तक आ गया। ट्रक में अन्ना नहीं थे। अचानक से अन्ना की आवाज़ जंगल से आने लगी। मैं ना चाहते हुए भी अन्ना के लिए जंगल में चले गया और थोड़ा अंदर जाके देखा तो वो औरत अन्ना के पैर को खा रही थी। अन्ना शायद मर गए थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो औरत एक झटके में मेरे पास आई और मेरे गाल पे नाखून मार के गायब हो गई। वो देख के मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास था और अन्ना मेरे पास ही पड़े हुए थे। उनकी एक टांग से बहुत खून बह रहा था और आधा खाया हुआ था उनका पैर। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। तकरीबन 2 हफ्ते तक हम लोगों को हॉस्पिटल में ही रखा गया। डिस्चार्ज होते ही हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हम दोनों का झाड़ फूँक किया गया और बाबा ने बोला कि वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल थी। वो आप दोनों को मार डालती, पर शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आप दोनों की जान बच गई। उन्होंने हमें एक लाल धागा दिया और कहा कि इसे हमेशा पहन के रखना और गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना, क्योंकि उस चुड़ैल ने आप लोगों का खून चख लिया है। अगर आप फिर से उस रास्ते पर जाओगे तो ये लाल धागा भी आपको बचा नहीं पाएगा। आपकी मौत हो सकती है। उस दिन से हम लोगों ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। ललित भाई के दोस्त मुकुल के पापा के साथ घटी ये घटना बहुत ही भयानक है। तो कहानी शुरू होती है मुकुल के पापा के साथ। वो एक ट्रक ड्राइवर थे। उनके साथ बहुत सी घटनाएं घटी, पर एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो गुरुवार की रात थी। उनको उत्तर प्रदेश में माल पहुंचाना था, तो वो यूपी के लिए माल लोड करने लगे। माल लोड करते करते रात के 11:30 बज चुके थे। वैसे बहुत देर हो चुकी थी और उनके साथ भी कोई नहीं था। उन्हें अकेला ड्राइव करना था, तो वो नेशनल हाईवे जो कि हरियाणा से यूपी के लिए पड़ता है, वो उस रास्ते जाने लगे। रास्ता साफ था। उनका सफ़र भी अच्छे से कट रहा था। ड्राइव करते करते बहुत रात हो गई थी। जब उन्होंने घड़ी में देखा तो रात के 12:36 का टाइम हो रहा था। वो टाइम देखने के बाद थोड़ा आगे गए होंगे कि उनको थोड़ा आगे कुछ चमकता हुआ रोड के बीचों बीच दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी रोक के जब गौर से देखा तो वो एक लोटा था जो कि चमक रहा था, मानो वो जैसे सोने का बना हो। वो उतरकर उसके पास गए। जब वो उसके पास पहुँचे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अभी तो उन्होंने लोटे को देखा था। अचानक से लोटा गायब पाकर वो सोच में पड़ गए, पर बाद में वो बिना ज़्यादा सोचे गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि कांच पर किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा तो वहाँ एक लड़की और एक आदमी दोनों थे जो लिफ्ट मांग रहे थे। उन्होंने फिर सोचा कि रात का टाइम है और बेचारे कहाँ भटकेंगे और मेरा भी कुछ किराया बन जाएगा। उन्होंने उन दोनों को बिठा लिया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को कहाँ जाना है, तो वो लड़की ने बोला कि बस थोड़ा आगे तक जाना है। मुकुल के पापा ने एक बात नोटिस की कि वो लड़की के हाथ में जो थैली थी उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो लड़की बीच में ही बैठी थी और वो आदमी दूसरी तरफ के खिड़की के पास। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए होंगे कि मुकुल के पापा ये देखकर चौंक गए कि वो आदमी अब ट्रक में नहीं था। तब उन्होंने जब उस लड़की से पूछा कि वो आदमी जो तुम्हारे पास बैठा था वो कहाँ गया, वो लड़की बोली कि वो तो कब का उतर गया। उनको थोड़ा शक हुआ।
तभी उस थैली में से नींबू जैसा कुछ बाहर निकला और हवा में तैरकर उनके पास आने लगा। उससे बचने के लिए मुकुल के पापा झुक गए और तभी उनका ट्रक कंट्रोल से छूट गया और वो घने पेड़ों के पास जाके टकरा गए। वो आधी बेहोशी में थे। उन्होंने देखा कि वो लड़की उनको घसीटकर एक पीपल के पेड़ के पास लेकर जा रही है और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ वो लड़की कर रही थी। वो आधी बेहोशी में ही अपने ट्रक के पास भागकर चले गए, लेकिन हंसने की आवाज़ नहीं रुक रही थी। हंसने की आवाज़ लगातार आए जा रही थी। गाड़ी में कुछ कपड़े पड़े थे जो कि शायद साफ सफाई के लिए थे। उन्होंने उनके आसपास छोटा कपड़ों का घेरा बनाया और थोड़ा डीजल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। तभी एक जोर की आवाज़ आई। तू कितनी देर बच पाएगा इससे? वो मन ही मन गुरु नानक देव जी का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पगड़ी का प्रयोग कर, पगड़ी का प्रयोग कर। तभी उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उसे चूमा और वह आग के घेरे में डाल दिया। तभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि औरत और मर्द एक ही बार एक साथ बोल रहे हो। तभी पीपल का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और आवाज़ आई कि मेरा एक्सीडेंट इसी जगह पे एक ट्रक ड्राइवर ने किया था। तब से मैं हर ट्रक ड्राइवर से बदला ले रही हूँ। आज तेरा नसीब अच्छा है कि तेरे गुरु ने तुझे बचा लिया, वरना आज तो तू मारा जाता। फिर वो वही सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। सुबह होने पर वो पुलिस स्टेशन गए और उनको अपनी हालत बताई। फिर अपनी गाड़ी ठीक करवाकर वो माल पहुंचाकर वापस आ गए। मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल की है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था। मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कभी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करता था। मैं समझता था कि भगवान भूत कुछ नहीं है। इसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी मेरे पापा से पड़ चुकी थी। पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ये सोच को गलत साबित कर दिया। बात 2018 जून की है। मुझे गुजरात के अहमदाबाद में माल पहुंचाना था। रास्ता तकरीबन 600 किलोमीटर का था। मैं वैसे अजमेर में रहता हूँ। शाम को सारा माल लोड करके खाना खा के मैं अहमदाबाद के लिए निकल गया। मेरा सफ़र अच्छे से चल रहा था। मैं अकेला ही था मेरे ट्रक में। सब कुछ शांत था। रोड पे एका दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। दूसरे दिन दोपहर तक मैं अहमदाबाद पहुंच गया था। सारा माल वहाँ पहुँचाकर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदी करने के लिए चला गया। सारी खरीदी करके मैं रात को वहाँ से एक ढाबे से खा के निकल गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि माल टाइम पे पहुँच गया था और मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए ख़रीदारी भी की थी। मैं बस जल्दी से पहुंचना चाहता था। मैं शायद जंगल के इलाके में पहुंच गया था गाड़ी चलाते चलाते। मैं कच्चे रास्ते पे आ गया था। अब थोड़ी आगे सुनसान इलाके में मुझे एक औरत दिखाई दी जो कि गांव वालों के जैसे सादे कपड़ों में थी। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद उस औरत को कहीं जाना होगा। मैंने गाड़ी रोक दी। उस औरत ने कहा कि सामने कुछ जानवर है। मैंने देखा कुछ कुत्ते थे। मैंने उनको भगाया और कहा कि आप चली जाए, अब कुछ नहीं है वहाँ पे। उस औरत ने कहा कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उस औरत की बातों में मुझे कुछ अच्छा सा लगने लगा। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ट्रक को रोड के नीचे लगाकर चला गया। मैंने उसे उसके घर के आगे छोड़ दिया और कहा कि मैं अब चलता हूँ। उस औरत ने कहा कि आप अंदर आ जाओ, आप थके हुए लग रहे हैं और थोड़ा आराम करके आप चले जाना। मैं मना करना चाहता था,
पर पता नहीं क्यों मैंने उसको हाँ कह दिया। मैं उसके घर के अंदर उसके साथ चला गया। घर पे बस एक दिया जल रहा था। वो औरत शायद अकेली थी। उसने मुझे पानी पिलाया और कहा कि आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर दूसरे रूम में चली गई और मैं खाट पे लेट गया और पता नहीं कैसे मैं सो गया। मुझे नींद में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत ही जाग गया। जब मैं उठकर देखने लगा तो मैं एकदम से चौंक गया था। 3-4 औरतें मुझे कोई लाल घेरे में रखकर मेरे चक्कर काट रही थी। मुझ पर सिंदूर मिर्ची और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। मैं समझ गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं। आज मुझे भूतों पर विश्वास हो गया था। वो औरतों के माथे पर कुछ काला टीका लगा हुआ था और उनका चेहरा भयानक था। पूरी बॉडी पर सिर्फ खून ही खून था। वो मेरे हाथ की उंगली से खून निकालकर पी रही थी। वो देखकर तो मैं बहुत डर गया। आज मैंने सोचा कि मैं अब तो मारा जाऊंगा, मरता क्या नहीं करता। अब क्या करता। मन ही मन मैं माँ दुर्गा को याद करने लगा। ज़ोर ज़ोर से माता का नाम जपने लगा। एक औरत ने मुझे मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा पर मैं नहीं रुका। पर जपते जपते मुझे क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में था। वहाँ ना कोई घर था ना औरतें थी, बस मैं कमज़ोर पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में से खून बहना भी बंद हो गया था। मेरा ट्रक 2 किलोमीटर जाके मुझे मिला। इलाज करा के घर पहुंच के मैं सीधा एक बाबा जी से मिला। उन्होंने मुझे देख के ही कहा कि वो औरतें तुम्हारे जैसे मर्दों को फंसाकर मार के अमर बनना चाहती थी, पर माता रानी ने तुम्हें बचा लिया। मैं बच गया था। माता रानी की मेहर सी जिससे कि मैं बच गया था। तब से मुझे भगवान और भूतों पर विश्वास होने लगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने भगवान पर विश्वास रखें, वरना एक ऐसा भी दिन आएगा कि आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं रहेगा। श्रद्धा होनी चाहिए बस। मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 32 साल की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त का नाम राजेश है। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम लोगों ने कुछ काम ढूंढने का सोचा। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे। उनसे हमने ट्रक चलाना सीखा था। पिछले बहुत सालों से हम उनसे ट्रक चलाना सीख रहे थे। मेरे पापा की उम्र हो चुकी थी, तो अब ट्रक को मैं और राजेश संभालने लगे। राजेश शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिवजी की मूर्ति ट्रक में रखी और रोज़ाना पूजा करता। हम लोग सारा काम करते थे। एक दिन हमें असम में माल पहुंचाना था। रास्ता लंबा था, पर क्या करें, हमें जाना ही था। यह बात दिसंबर 2018 की है। सर्दी का मौसम था और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। राजेश को मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो माल लोड करने की जगह पे आया। माल लोड करने के बाद हम लोग रात के 9 बजे निकल गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था और वातावरण भी शांत था। हम लोग को कम से कम 3 दिन लगने वाले थे, क्योंकि असम 2000 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने बीच में रोक के चाय पी और थोड़ा नाश्ता भी किया। फिर हम लोग निकल पड़े। हम लोग नेशनल हाईवे से जा रहे थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग तीसरे दिन सुबह 10 बजे तक असम पहुँचे। वहाँ सारा माल उतार दिया हमने। हम दोनों बारी बारी चला रहे थे, तो हम दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना शाम तक आराम कर ले और फिर घर जाने के लिए निकल जाए। राजेश बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। वो हमारे लिए खाना लाया और हम लोगों ने थोड़ा खाना खा लिया और फिर हम दोनों सो गए थे। ट्रक को हमने एक कोने में पार्क कर लिया था और उसी में हम लोग आराम कर रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा सपना आया, जिसमें मैं रात को चल के कहीं जंगल में जा रहा था
और मेरे पीछे कोई था। मैं अचानक से उठ गया। उठा तो शाम के 6 बज चुके थे और राजेश भी गायब था। खुद को अकेला पाकर मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था। फिर राजेश आया। उसने कहा कि वो ऐसे ही चक्कर मारने बाहर गया था। रात के 8 बजे तक हम लोग वही थे। मुंह धोकर वहाँ एक ढाबे से खाना खाकर हम अपने घर की ओर निकल पड़े। थोड़ा आराम करके हमें अच्छा लग रहा था। मैंने राजेश से कहा, भाई राजेश, आज तू ट्रक चला लियो, मैं कल सुबह चला लूँगा। हमारी रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन दोपहर हम लोग रुके और कुछ नाश्ता किया। नाश्ता करके हम लोग निकल गए। रात हो चुकी थी। हम लोग सफ़र कर रहे थे। हम लोग थोड़े गांव जैसे इलाके से गुजरे। गांव क्रॉस करके हम लोग खेतों जैसे इलाकों से गुजरने लगे। हमें कोई औरत चलते दिखाई दे रही थी। वो कहीं आगे चल रही थी। हम लोगों ने उसे क्रॉस कर लिया। फिर थोड़ा आगे गए तो वही औरत हमें फिर से आगे जाते दिख रही थी। हमें गड़बड़ लगी। हम स्पीड से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाके हमारा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। हम लोग थोड़ा घबरा गए क्योंकि ट्रक की सर्विसिंग थोड़े दिन पहले करवाई थी। मैंने राजेश से बोला कि भाई तू यहीं बैठ यार, मैं देखता हूँ क्या है। मैं नीचे उतरकर देखने लगा। नीचे उतरते ही मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। हल्की सी हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने राजेश से पूछा कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या राजेश, तब उसने बोला कि मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तभी एक औरत आई। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। मैं डर गया था। वो एक चुड़ैल थी क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। राजेश ने उस औरत को देखा और तुरंत ही मेरी मदद करने के लिए नीचे उतर गया। उसने चुड़ैल को धक्का देने की कोशिश की पर उस चुड़ैल ने राजेश को ही दूर फेंक दिया। अब वो चुड़ैल मेरे गले को काट रही थी और मेरी पीठ पे खरोंचे लगा रही थी। राजेश उठ के आया और शिवजी का नाम लेकर उसने उस चुड़ैल को धक्का मार दिया। राजेश मुझे उठाकर ट्रक के अंदर लेके जा रहा था पर उस चुड़ैल ने राजेश के पैर को काट लिया और उस पैर का मांस खा लिया। वो देखने में बहुत भयानक था। वो औरत ने मुझे सर पे मारा। मैं अधमरा हो गया था। राजेश शिव की मूर्ति लेके मेरे पास आया। वो चुड़ैल हमसे दूर जा रही थी। वो बोली, आज तुम बच गए वरना आज तुम मारे जाते। मैं तब तक बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और राजेश की तबीयत भी ठीक थी। बाद में राजेश से पूछा तो वो बोला कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं ट्रक चला के पास के हॉस्पिटल आ रहा था और वो चुड़ैल ट्रक के पास हमारा पीछा कर रही थी। मतलब जैसे मैं ट्रक चला रहा था, पास ही में ही वो चुड़ैल हमारा पीछा करते करते उड़ती आ रही थी पर कुछ कारण की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रही थी। वो चुड़ैल ट्रक का ही पीछा कर रही थी पर कुछ दूर आके वो वापस चली गई। मेरे दोस्त राजेश की वजह से आज मेरी जान बच गई। वो चाहे तो अंदर बैठकर अपनी जान बचा सकता था पर उसने उसकी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। ये दूसरी कहानी हमारे ही सब्सक्राइबर मयंक भाई ने भेजी है, तो चलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं हरियाणा के कैथल का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। यह घटना तकरीबन 20 साल पहले की है। आपको तो पता ही होगा कि 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। सिर्फ अमीर लोगों के पास लैंडलाइन मिल जाते थे। मेरे पापा की एक पीसीयू की दुकान थी जहां लोग उनके रिश्तेदारों से बात करने के लिए हमारा पीसीयू इस्तेमाल करते थे। तो होता ऐसा था कि दुकान की वजह से पापा को वहीं सोना पड़ता था। एक रात की बात है
जब पापा को आधी रात पानी की प्यास लग रही थी तो पापा उठकर उनके दुकान के सामने बने एक नल के पास पानी पीने के लिए वहाँ चले गए। जब पापा पानी पी रहे थे तो पापा को पायल की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी, जो कि थोड़े पल पे तेज़ हो रही थी। वो पायल की आवाज़ पापा के पीछे आकर रुक गई। पापा थोड़ा डर गए। पापा भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने भोलेनाथ जी का नाम लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, आज तो तू बच गया, अगली बार मारा जाएगा। वो पायल की आवाज़ भी अब धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों, भले ही ये छोटी कहानी हो, पर इसका कहा हर एक शब्द सच्चा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम इरफान है। मैं कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी पत्नी सबा की उम्र 25 साल की है। हमारी शादी हुए 3 साल हो चुके थे। हमारी कोई भी संतान नहीं थी, पर आखिरकार बहुत सालों के बाद मैं बाप बनने वाला था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। हम लोग आबादी से दूर हमारे खेतों में एक छोटे से घर में रहते थे, क्योंकि मेरे पिता को खेतों में रहना अच्छा लगता था। मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो मैं उनके साथ रहने लगा। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। कमाई इतनी हो जाती थी कि मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता था। यह घटना मेरे साथ जुलाई 2016 में घटी थी। हुआ यूँ कि किसी कारण से मेरे अम्मी पापा को उनके किसी रिलेटिव्स के घर जाना पड़ा। मम्मी तो मेरे पत्नी के साथ ही रहना चाहती थी, पर मैंने कहा कि मैं संभालूंगा, आप चले जाए। बहुत फोर्स करने पर वो लोग चले गए। पहले 3-4 दिन तो सब ठीक रहा। मैं भी जल्दी काम से आ जाता था, पर अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक था तो मैंने छुट्टी ले ली। और वैसे भी ट्रक को धोना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वॉश कर दूँ। उस दिन मैं दोपहर को ही घर आ गया था। शाम को हम दोनों ने अच्छे से खाना खाया और रात को मैं मेरी पत्नी को सुलाकर सो गया। अचानक रात के 2 बजे मेरी पत्नी सबा की तबीयत खराब होने लगी। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने सबा को बोला कि तुम रुक जाओ, मैं गांव से किसी दाई को लेके आता हूँ या फिर कोई नर्स मिल जाए तो लेकर आऊँगा। पर सबा बोली कि इतना वक्त नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे मेरी पत्नी को ट्रक में किसी भी तरह बिठाकर गांव जाने को निकलना पड़ा। रास्ता वैसे ठीक था, बीच में मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं डर डर के ट्रक चला रहा था। बीच में मुझे कोई बुढ़िया जाती हुई दिखाई दी। वो बुढ़िया मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। हमारे घर से गांव का रास्ता 5-6 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा कि यह बुढ़िया गांव की होगी। अगर मैं इसे बिठा लूँगा तो मेरी पत्नी की कुछ मदद हो जाएगी। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उस बुढ़िया को सब बताया। उस बुढ़िया ने मुझे अलग नज़रों से देखा। उस बुढ़िया से मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े मांस की बदबू। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बुढ़िया बोली कि पास में ही उसका घर है, और वो बोली कि वो एक दाई है, और बोला कि मेरे पत्नी की वो डिलीवरी कर देगी। और क्या था, मैं इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जंगल जैसे रास्ते में पास में उस बुढ़िया का छोटा सा घर था। उस बुढ़िया ने बोला कि तुम बाहर बैठो, मैं संभाल लूँगी। मैंने सोचा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। मैं चैन की सांस लेने लगा। मुझे लगा कि मैं एक बार अपने अम्मी पापा को
ये बात फ़ोन पे बता दूँ। तो मैं अपनी अम्मी को फ़ोन लगाने के लिए उस घर से थोड़ा दूर चले गया। जब मैंने अम्मी को ये बताया कि हमें एक बुढ़िया ने मदद करने को कहा है, तो मेरी अम्मी पहले तो चौंक गई और बोली कि कौन सी बुढ़िया बेटा। मैंने बोला कि गाँव जाते वक्त जो जंगल पड़ता है ना अम्मी, उसी जंगल में उसका घर है अम्मी, वो वाली बुढ़िया। मेरी अम्मी ने मुझे ज़ोर से बोला कि बेटा वो कोई बुढ़िया नहीं है, वो तो चुड़ैल है जो कि छोटे बच्चों को मार के खा जाती है। मैं बोला अम्मी पागल हो क्या आप, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो। अम्मी ने कहा कि अपनी आंख बंद करके आयत पढ़, फिर तुझे सारी बात समझ आ जाएगी। जैसे ही मैंने आयत की पहली लाइन पढ़ी, मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ घर नहीं था और मेरी पत्नी को एक खटिए पे लेटा दिया गया था। वो बुढ़िया अपने चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी। उसके पैर उल्टे थे और आंखों की पुतलियाँ गायब थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। वो मेरी पत्नी के पेट को चीरकर उसमें से बच्चे को खा रही थी। मैंने आयत पढ़ना शुरू कर दिया। वो औरत मेरी पत्नी से तो दूर चली गई, पर मेरे बच्चे को आधा खाकर वो फेंक के चली गई। जाते टाइम वो ज़ोर से बोली, आज तुझे तेरे अल्लाह ने बचा लिया है, आज बच गया तू और तेरी पत्नी भी, अगली बार मारे जाओगे। मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। मैंने आयत पढ़ के उसे जगाने की कोशिश की। उसको मैंने सब कुछ बताया कि कैसे उस औरत ने हमारे बच्चे को मार डाला। सबा का बहुत सारा खून बह चुका था। मैंने उसे अपने कंधे पर उठा के गांव तक चलते गया और डॉक्टर साहब को दिखाया। सबा तो ठीक हो गई, पर हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरी पत्नी ने मुझे अपने बच्चे को खोने का कसूरवार ठहराया। करता भी तो क्या मैं, मेरी मजबूरी थी। आज हमारी एक बेटी है, पर पहले बच्चे को खोने का गम अभी भी मुझे है। पता नहीं यह गम मुझे कब तक पीछा करता रहेगा। मैंने इस गम के वजह से खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर नासफल रहा। मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा वक्त ज़्यादातर बाहर ही निकलता था। मैं पूरे इंडिया में ट्रक चला चुका हूँ। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था वो नेशनल परमिट वाली थी। बात 2010 की है, जब मुझे चेन्नई माल पहुंचाना था। मैं मेरे असिस्टेंट मुकेश के साथ था। हम दोनों पिछले 15 सालों से साथ काम करते थे। वैसे वो मेरा पड़ोसी था। हम लोग माल लोड करके सुबह के 11 बजे चेन्नई की ओर निकल पड़े। मुझे सफ़र करना अच्छा लगता था। रास्ता एकदम साफ था। छोटे छोटे पहाड़ों को देखकर मज़ा आ रहा था। सफ़र 1300 किलोमीटर का था, तो टाइम तो लगने वाला ही था। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 5-6 घंटे मैं चलाऊँगा और 5-6 घंटे मुकेश चलाएगा। इससे कि एक पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आराम भी हो जाएगा। हम लोग 2 दिन के सफ़र के बाद चेन्नई पहुंच गए। मुझे साउथ वालों का नाश्ता करना बहुत पसंद था। मैं अपने ट्रक को वहां पर रखकर मुकेश के साथ एक साउथ की अच्छी सी नाश्ते वाली होटल में गया। मैंने अच्छे से खाना खाया। हम लोग फिर रात को अपने घर उड़ीसा के लिए निकल गए। उड़ीसा पहुंचते ही हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो रखा था। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हम लोगों ने साइड पे ट्रक रोक दिया
और एक्सीडेंट को देखने के लिए चले गए। एक कार में पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी और दूर दूर उनका सामान पड़ा था। शायद वो शादी की शॉपिंग करके अपने घर जा रहे थे। पुलिस भी आई थी। वहाँ भीड़ से थोड़ा दूर मुझे एक छोटा सा पाउच दिखा दिया। मुझे उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उस पाउच को छुपके से ले लिया। शायद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस पाउच को ले लिया और घर की ओर निकल पड़ा। थोड़े दिनों की मुझे छुट्टी थी। उस पाउच में से मुझे एक कीमती घड़ी मिली और एक छोटा सा सोने का हार मिला। वो देख के मैं चौंक गया। मैंने सोचा अब मैं ये रख लूँगा। मैंने उसमें से वो हार अपनी पत्नी को दे दिया। वो खुश हो गई और वो घड़ी मैंने पहनना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन सब कुछ ठीक था और तीसरे दिन रात को मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ घुंघरू की थी, जैसे कि कोई नाच रहा हो। मैं एकदम से उठ गया। पता नहीं मुझे अचानक से ठंड लग रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे देखा और बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अगले दिन जब मैं उठा तो सब ठीक था, पर मेरी पत्नी कुछ अलग से मुझसे पेश आ रही थी। वो जैसे मेरी पत्नी नहीं है और कोई और। पर मैंने सोचा कि रात की घटना की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। दिन में अब सब कुछ ठीक रहा। रात होते ही मेरा डर फिर से शुरू हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। रात के 1:30 बजे मेरी आंख फिर से एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। मैंने देखा कि हमारे कबोर्ड के कोने में कोई औरत है और वो रो रही है। वो सुनकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे घर वाले उठकर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने बोला कि कोई उस कबोर्ड के पास बैठकर रो रहा था। वो एक औरत थी। घर वाले बोले कि उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। वो बोले कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं पसीने से भीग गया था। फिर से दिन में सब कुछ ठीक रहा, पर फिर से उसी रात 2 बजे मैं नींद से उठा। अब घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मेरी आँख खुली, पर जैसे ही मेरी आँख खुली मैं जैसे पैरालाइज्ड हो गया था। मेरे हाथ पर नहीं चल रहे थे। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो औरत, मुंह उसका खून से लथपथ था। सफ़ेद साड़ी खून से लथपथ थी। वो मेरे ऊपर आकर मेरी छाती पे बैठकर मेरा गला दबाने लगी और बोली कि मेरा सामान दे दे। मैंने सोचा कि मैं आज मर जाऊंगा। मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगा। वो औरत गायब हो गई। किसी को बिना कुछ बोले डर के मारे मंदिर में बैठा रहा और वहीं सो गया। अगले दिन उठकर देखा तो मेरे गले पे लाल निशान थे। वो देखकर मैं काफ़ी डर गया। उस दिन मुझे माल पहुंचाना था। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना था। मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, घर के बाहर रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सफ़र कर लूँगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। मुकेश उस दिन मेरे साथ किसी कारण नहीं आया, तो मुझे अकेला ही निकलना पड़ा। मैं माल पहुंचाकर रात के 3 बजे वापस आ रहा था। अब तक कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। अचानक एक औरत ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। रास्ता सुनसान था, तो मैंने सोचा कि शायद उसको मेरी मदद चाहिए। मैंने गाड़ी रोक दी और वो औरत बोली कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और वो उसके साथ चल के उसके बच्चे को अस्पताल छोड़ आए। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं नीचे उतर गया। थोड़ा जंगल में अंदर जाके
वो औरत अचानक रुक गई और वो जब पीछे मुड़ी तो हंस रही थी। अब तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो औरत वही थी। उसने बोला, मेरा सामान दे दे वरना मारा जाएगा। मैंने बोला, कौन सा सामान? वो औरत ने मुझे मेरे सर पे मारा। मैं वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास था। खून बहुत बह रहा था मेरे सर से। मैं अस्पताल जाने के लिए ट्रक चलाने लगा। अचानक से वो औरत मेरे ट्रक के अंदर अंधेरे में मेरे पास आई और उसी में मेरा स्टीयरिंग कंट्रोल से छूटा और मैं वही पेड़ के पास जाके टकरा गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर शायद किसी ने मुझे बचा लिया। वो कोई लंबा सा आदमी था। मैं अधमरा था। मुझे सर पे टांके आए और थोड़े दिनों तक मैं अस्पताल रहा। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि उस दिन जो पति पत्नी की मौत हुई थी, तुमने उस पौच को चुरा लिया था। उसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। अब मैंने झाड़ फूँक कर दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस घड़ी और उस हार को दूर जाकर लाल कपड़े में दफना के आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन हनुमान जी ने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम मारे जाते और शायद तुम्हारी लाश कभी मिलती ही नहीं। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं ऐसी चीज़ें कभी रास्ते से नहीं उठाऊंगा। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने गलती की थी और उसका फल मुझे मिल गया। मेरा नाम विकास है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट का नाम मोहसिन अली है। वो काफ़ी बुजुर्ग है। उनकी उम्र 65 साल के करीब होगी। उनको चाचा करके ही मैं बुलाता था। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ, मैं ग्लूविनिंग्स को थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने मेरी स्टोरी का वीडियो बना के आप सबको सुनाया। ये बात मार्च 2012 की है। हम जिस कंपनी के लिए काम करते थे, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। हमें 4 अलग अलग स्टेट माल पहुंचाना था। मैं और मोहसिन चाचा बहुत खुश थे इस ऑर्डर से, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले थे। हम लोगों को एक ऑर्डर केरला में, दूसरा ऑर्डर हरियाणा, तीसरा ऑर्डर गुजरात और चौथा ऑर्डर असम का मिला था। हम लोगों को हर बार अलग अलग ऑर्डर लेना था, क्योंकि ये हमारी कंपनी ने हमें कहा था। चाचा की कोई संतान नहीं थी। वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। उनके घर में बस उनकी पत्नी रहती थी। बात करें मेरे परिवार की तो मेरे 2 बच्चे थे। हम लोग हमारे परिवार को बोल के वहाँ से निकल गए। पहला ऑर्डर केरला से था तो हम लोग रात को निकल गए। रास्ता तकरीबन 3000 किलोमीटर का था और हमें टाइम भी लगने वाला था। हम लोग रात के 8 बजे ही माल लोड करके निकल गए। रास्ता साफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम लोगों ने 1 हफ्ते में काम खत्म कर दिया और फिर घर आ गए और बाकी काम हमने 10 दिनों में ही खत्म कर दिए। हम लोग काफ़ी थक गए थे, पर क्या करें, हमारा आखिरी ऑर्डर असम के लिए था। यहाँ से माल लोड करके फिर से वहाँ से माल लोड करके उत्तराखंड पहुँचना था। हम लोग रात के 10 बजे निकल गए। रास्ता 2200 किलोमीटर का था। हमारी बॉडी जैसे चूर हो चुकी थी, पर क्या करते, काम पूरा करना था। हम लोग असम पहुंच चुके थे। गर्मी का मौसम था। गर्मी से हाल बेहाल था हमारा। हम लोग असम पहुंचे और वहां सामान पहुंचाया। हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि ये आखिरी ऑर्डर था। पिछले कई दिनों से बिना ब्रेक लिए हम लोग बहुत काम कर रहे थे। चाचा बोले, विकास बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह के रहम से काम पूरा हो गया। बस अल्लाह करे हम लोग जल्दी घर पहुँच जाए। मैं बोला, चाचा सही कहा आपने, बस भगवान की कृपा से हम लोग जल्दी पहुँच जाए। माल लोड करने में टाइम लगने वाला था। वो दूसरी जगह से सामान लोड करके हम लोग एक ढाबे से खाना खा के मैं और चाचा दोनों घर के लिए निकल गए।
मैं और चाचा गाते हुए रास्ता काट रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब घर जाके पैसे अच्छे मिलेंगे और थोड़े दिन तक काम भी नहीं रहेगा, मज़ा आ जाएगा। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, सब कुछ ठीक था। चाचा ने कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है। हम लोग जंगल जैसे इलाके में पहुंच गए थे। मैंने ट्रक को वही साइड की ओर रोक दिया। चाचा बॉटल लेकर नीचे उतर गए। वो वही थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे चले गए। मैंने सोचा क्यों ना नीचे उतरकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाऊं। वैसे भी चाचा को देर लगने वाली थी, तो सोचा कि थोड़ी खुली हवा खा लूं। मैं रोड से उतरकर कच्चे रास्ते जाने लगा। वहाँ मुझे एक लाल साड़ी, सिंदूर और चूड़ियों से भरा एक मटका दिखाई दिया। क्योंकि मटका बड़ा था और मैं अंदर देख चुका था, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और मजाक उड़ाता था। अंदर देखा तो चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सिंदूर और बालियाँ भी थी। एक बुझा हुआ दिया भी था। मैं देख ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एक पल के लिए डर गया था, पर वो चाचा थे। चाचा ने जब मेरे हाथ में लाल सिंदूर लगा हुआ देखा और वो मटका देखा तो गुस्सा होकर बोले, विकास, ये क्या किया तुमने? छोड़ो इसको, अभी के अभी छोड़ो। मैंने बोला, चाचा ये सब कुछ नहीं होता, ये बस अंधविश्वास है। मैंने उस मटके को लात मारी और बोला, चलो चाचा, चलते हैं यहाँ से। शायद ये मेरी बड़ी भूल थी। हम लोग फिर अपने सफ़र के लिए निकल गए। पता नहीं चाचा गुस्सा क्यों थे और उनको पसीना भी आ रहा था। वो बोले, कुछ भी दिखो तो उसे नज़रअंदाज करना। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक औरत, आदमी और उस औरत के गोद में कोई बच्चा दिखाई दिया। वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। चाचा बोले, बेटा ट्रक मत रोकना, इन लोगों के चक्कर में हमें देर हो जाएगी। मैंने बोला, चाचा आप ये क्या कह रहे हो, ये गलत है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मैंने ट्रक रोक दिया और उनको बिठा लिया। उनके बॉडी से मरे हुए कुत्ते के मांस जैसी बदबू आ रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बैठने के बाद ठंडी भी बढ़ गई थी। वो बोले, उनको आगे तक हम लोग छोड़ दे। चाचा को मैंने मेरे पास बिठा लिया और वो लोग चाचा के पास बैठे थे। चाचा बहुत डर रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा था। कुछ 2 किलोमीटर जाके वो औरत ने चुप्पी तोड़ी और बोली, भाई साहब, यहाँ तो भूत और चुड़ैलों के इलाकों में आप ट्रक चला रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या? मैं बोला, भाभी जी, मैं किसी आत्मा से नहीं डरता, ये सब वहम है, ये बकवास है। उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया था। पर थोड़ी दूर जाके वो बोले, यहाँ रोक दो। हम लोगों ने एक सुनसान इलाके में अपना ट्रक रोक दिया। वो नीचे उतरे और बोले कि 1 मिनट मेरे बच्चे को पकड़िए, हम लोग आते हैं। मैंने सोचा कि ये शायद वॉशरूम के लिए गए होंगे। फिर सोचा क्या करूं, पर सोचा ठीक है। मैंने उनके बच्चे को नीचे उतरकर पकड़ लिया। वो अंदर वही अंधेरे में कहीं चले गए। काफ़ी टाइम तक वो लोग नहीं आए। वो बच्चे का वज़न बढ़ रहा था। चाचा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से उनको खून की उल्टी होने लगी। वो बोले, विकास, उस बच्चे को देख। मैंने जब उस बच्चे को देखा तो उसके पैर नीचे तक लटक रहे थे। वो देखकर तो मैं डर गया। वो बोले, बच्चा नीचे फेंक और जल्दी चढ़ जा, वरना हम मर जाएंगे आज। मैंने वैसे ही किया। बच्चे को वहीं फेंक कर मैं ट्रक चढ़ के गाड़ी चलाने लगा। वो औरत और आदमी भागते हुए हमारा पीछा कर रहे थे। आज सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा। वो औरत
हंसने लगी और बोली कि तुझे मजाक करना अच्छा लगता है ना। तुझे मैं बताती हूँ कि मजाक कैसा होता है। वो बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो औरत एकदम से अंदर घुसी और मेरा कंट्रोल ट्रक से हटा। हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। तब पता चला कि चाचा कोमा में हैं और मेरी हालत सीरियस थी। 2 महीने तक चाचा को होश नहीं आया। फिर एक दिन चाचा को होश आया और फिर हम लोग 3 महीने तक वही रहे। 3 महीने के बाद हम लोग डिस्चार्ज हुए। तो मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल नवंबर में घटी थी। मेरे साथ और एक घटना बहुत पहले घटी थी जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की थी। खैर, बात करें इस घटना की तो मुझे गुजरात में कुछ माल लोड करने जाना था। इस बार मेरे साथ मेरा नया असिस्टेंट खुशवंत था, क्योंकि मेरे पुराने असिस्टेंट के साथ क्या हुआ है आपको पता है। हम दोनों फिर गुजरात के पाटन माल लोड करने के लिए चले गए। माल लोड करने के बाद हम लोग पंजाब की ओर वापस निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ढाबा मिला। हम लोगों को वैसे बहुत भूख लगी थी, तो मेरे असिस्टेंट खुशवंत ने कहा कि पाजी चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने भी फिर खुशवंत से कहा कि हाँ भाई, मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लेते हैं। हम लोग फिर ढाबे में खाना खा के वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था। आपको भी पता है लॉकडाउन का समय था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। मैं फिर 4 घंटे ड्राइव करते करते थक चुका था। वैसे मुझे नींद तो आ रही थी, पर मैंने सोचा कि अभी सो जाऊँ उससे अच्छा है कि और 1 घंटा ड्राइव कर लेता हूँ। आगे जाके वैसे भी एक ढाबा आने वाला है, वह गाड़ी साइड में रोक दूंगा और फिर सो जाऊंगा। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। हम लोग अब जंगल जैसे इलाके में आ चुके थे। वहाँ कोई भी गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ, वो भी कार्स दिख रही थी। थोड़े ही आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत ने ट्रक रोकने का इशारा किया था। सच बोलूँ तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जो घटना मेरे साथ घटी थी उस घटना से मैं थोड़ा सहम गया था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने गाँव वालों जैसी साड़ी पहन रखी थी। मैंने फिर वहाँ अपनी ट्रक रोक दी। उस औरत ने कहा कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दें, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। अब उसके बच्चे का नाम सुनते ही मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वाहेगुरु अपने साथ है, जो भी होगा देखा जाएगा। खुशवंत ने भी कहा कि पाजी कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस औरत को हम बिठा लेते हैं। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने उस औरत को बीच में बिठा लिया था। हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। उस औरत ने कहा कि थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा घर आता है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, तो अब हमें उस डॉक्टर के पास छोड़ देना। मुझे अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे कि मुझे कोई डर लगे। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाके हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस औरत ने कहा कि आप यहीं रोक दीजिए। फिर हमने हमारी ट्रक वहीं रोक दी। उस औरत ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने फिर सोचा कि वैसे भी आधी रात है, कहाँ इस औरत को अकेले छोड़ते जाएंगे। वो औरत फिर उस घर के अंदर चले गई। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। वो औरत उस घर के अंदर से वापस नहीं आई। वो देख के मैं थोड़ा डर चुका था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं उस डॉक्टर ने तो इस औरत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। फिर मैंने नीचे उतर के उस घर में जाने का सोचा। मैं फिर उस घर में चला गया। मैं उस घर में गया तो मुझे वो घर अच्छी हालत में नहीं दिखा। वो घर अब खंडर हो चुका था। सच बोलूँ तो मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागा भागा अपने ट्रक में चढ़ा और फिर अपनी ट्रक लेके आगे बढ़ने लगा। पर अचानक से वो औरत हमारी ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए हमारे पीछे उड़ते हुए आने लगी।
मैं अब समझ चुका था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। इससे अच्छा मैं वाहिगुरु का नाम लूँ और आगे बढ़ने लगूँ। थोड़ा आगे जाके वो औरत अचानक से गायब हो गई। मुझे लगा कि वो औरत ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, पर शायद मैं गलत था। वो औरत अचानक से हमारे ट्रक में बैठ गई, मतलब कि वो उड़ते हुए हमारे बीचों बीच आ चुकी थी। सच बोलूँ तो वो नज़ारा बहुत डरावना था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा। वो औरत के पैर उल्टे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं की। ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने वाहिगुरु का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से चिल्लाई और एकदम से गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इस बार भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं नीचे गिर गया था, पर इस बार हम दोनों में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। ये तो वाहिगुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग बच गए थे। पिछली बार जैसा हमारे साथ नहीं हुआ था। हम लोग फिर वही पूरी रात पड़े रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोगों ने मदद बुलाई और फिर घर पहुंच गए। अगर आप जसपाल भाई की पहले वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से उनके पहले वाली स्टोरी सुन सकते हो।